फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर बात करेंगे यूपीएससी के विज्ञापन संख्या 51 के अंदर कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना है। जब आप अप्लाई करेंगे, जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो उसके लिए कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने उन बातों का ध्यान नहीं रखा तो आपका फॉर्म कैंसिल हो सकता है, आपको परेशानी का सामना पड़ सकता है। तो आइए इस वीडियो के अंदर उन्हीं सब बातों को जो है आपके सामने रखते हैं जिनका आपको ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त बहुत ही ज़्यादा जो है ध्यान रखना है। तो ये आप देख रहे हैं, ये यूपीएससी का विज्ञापन संख्या जो 51 है वो है आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर है। तो ये पूरी इसकी मार्गदर्शिका है और सबसे पहले यहाँ पर इंडेक्स दिया गया है कि किस पेज पर जो है कौन सी बात दर्ज की गई है। तो हम जो है अब इसके अंदर बात करेंगे कि सबसे पहले आवेदन आप जानते हैं कि कल से शुरू हो चुका है, 9 जुलाई से। तो 9 जुलाई से आवेदन शुरू हो चुका है और फ़ीस भी कल से ही जमा हो चुकी है और रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 7 अगस्त है और आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 8 अगस्त है और ऑनलाइन पत्र सबमिट करने की जो अंतिम तिथि है वो 10 अगस्त 2022 है। अब बात करते हैं कि विज्ञापन संख्या 51 के तहत जो 34 विषयों में कुल 917 पदों पर भर्ती होनी है, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा किन किन बातों का जो है वो ध्यान रखते हुए चलना है। तो वो सब इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप हम आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहली बात, आपको जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उनको देखना है कि आप सबसे पहले विषयों के जो पाठ्यक्रम है उसको देखेंगे। विषयवार रिक्तियाँ आप अपने आप पर सबसे पहले देख लें कि आपके विषय में कितने रिक्तियाँ हैं और ऑनलाइन आवेदन किस तरह से करना है, किस तरह से भरना है, उसका जो है पूरी जानकारी आप इसको पढ़ लीजिएगा। और जितने भी सामान्य अनुदेश हैं वो सब आप देखेंगे और उपलब्ध पदों के लिए जो न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएं हैं, अर्हताएं हैं, वो सब आपको मालूम होनी चाहिए। साथ ही साथ कि आप जो है यूपीएससी के विज्ञापन संख्या 51 के तहत कहां से जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो उसकी जो वेबसाइट है वो यहां पर दी गई है, आप देख सकते हैं। ये ऑनलाइन पोर्टल है upsc51.com या ये वेबसाइट जो ऑफिशियल upsc.org। इसके बाद जब ऑनलाइन हम पोर्टल पर या वेबसाइट पर जाते हैं तो उसके बाद स्टेप बाय स्टेप विंडो खुलनी शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले आपको जो है रजिस्ट्रेशन करने के लिए अपना एक ईमेल आईडी और अपना एक मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी पर एक ही फॉर्म भरा जा सकता है। अगर आपके फॉर्म में कोई गड़बड़ हो जाती है, कोई परेशानी हो जाती है उसके अंदर, तो आपको सबमिशन के बाद दूसरा फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। उस फॉर्म को एक बार सबमिट होने के बाद आप उसमें संशोधन नहीं कर सकते हैं। ये याद रखना कि एक ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर पर सिर्फ एक ही फॉर्म भरा जा सकता है। दूसरे फॉर्म के लिए दूसरा मोबाइल नंबर और दूसरी ईमेल आईडी आपको रखनी होगी। और अब आगे जो है बात करते हैं कि आवेदन पत्र में जन्म तिथि का उल्लेख न करने अथवा 10 अगस्त 2022 को 62 वर्ष से अधिक आयु होने पर आवेदन सबमिट नहीं होगा। तो ये याद रखना, अगर आपकी आयु 10 अगस्त 2022 को 62 वर्ष से अधिक होती है तब आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आपका फॉर्म एक्सेप्ट ही नहीं होगा। अब आगे बात करते हैं कि आपकी जो फ़ोटो अपलोड होनी है वो कितने में होनी है, कहाँ पर करनी है। तो ये वो चीज़ें हैं जिसके बारे में अगर आप उसको सही से नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए इन बातों को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। जो निर्धारित साइज़ का फ़ोटो है जो कि दिया गया है 30 KB टू 50 KB, तो इस साइज़ का जो फ़ोटोग्राफ है आपका TP साइज़ का, वो निर्धारित स्थान पर आपको अपलोड करना ज़रूरी है। साथ ही साथ आपको अपना हस्ताक्षर जो कि स्पष्ट हो, पठनीय हो, बिल्कुल साफ़ हो, वो भी जो है आपको यहाँ पर निर्धारित साइज़ में अपलोड करना होगा। और आगे ये कहते हैं कि उन अभ्यर्थियों के पात्रता के संबंध में कोई परामर्श नहीं देता है, इसलिए उन्हें विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए
और तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हो जाएं कि विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप वो योग्य हैं अथवा नहीं हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसकी योग्यता आपके पास, वो डिग्री आपके पास विज्ञापन यानी कि आवेदन करने की अंतिम तिथि तक आपके पास होनी चाहिए। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास उसकी योग्यता आवेदन करने की अंतिम तिथि तक होनी चाहिए, जो कि आवेदन करने की अंतिम तिथि विज्ञापन में दी गई है। अगर आपके पास वो डिग्री नहीं है और आप अप्लाई कर देते हैं, डिग्री बाद में आती है, तब आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, एक्सेप्ट नहीं होगा। जी याद रखना, अगर आपके पास वो डिग्री हो तभी आप इसके लिए अप्लाई करें। सपोज़ दैट अगर आप नेट क्वालिफाई नहीं है और आपका जो नेट का रिज़ल्ट है वो विज्ञापन की तिथि के बाद में आता है और आपने इसमें अभी यस कर दिया, तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते, आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। तो इसलिए आवेदन की अंतिम तिथि तक हर एक डिग्री, हर एक योग्यता जो इसके अंदर मांगी गई है आपके पास होनी चाहिए। और आगे इसके अंदर कहा गया है, ऑनलाइन आवेदन सबमिट हो जाने के पश्चात आयोग कार्यालय में अभ्यर्थी की श्रेणी, उप श्रेणी, जन्म तिथि, जेंडर, लिंग आदि में परिवर्तन अनुमन्य नहीं है। अगर आप एक बार फॉर्म को सबमिट कर देते हैं और किसी वजह से आपकी जो श्रेणी है, आपकी उप श्रेणी है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आपका जेंडर है, गलत हो जाता है, आप मेल की जगह फीमेल कर देते हैं या फीमेल की जगह मेल कर देते हैं, तो इसके अंदर आप कोई भी संशोधन, कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। आपको दोबारा ही फॉर्म भरना होगा, इसलिए बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करते समय व आवेदन सबमिट करते समय सभी सूचनाएं सही भरें। गलत जेंडर लिंग भरने अथवा जेंडर लिंग के अनुरूप फ़ोटो चस्पा न करने की दशा में आवेदकों का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। अतः गलत जेंडर लिंग न भरें और न ही गलत फ़ोटो चस्पा करें। याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। कई बार क्या होता है कि आप जो है फ़ोटो और अपने डॉक्यूमेंट्स दे करके साइबर कैफ़े वाले को चले गए और उसने जो है वो फॉर्म आपके पीछे भरा, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा गड़बड़ियाँ हो जाती हैं। तो अपने जो ये फॉर्म है वो आप अपने सामने ही भरवाएं और सबमिट करने से पहले एक बार उसको चेक ज़रूर कर लें। आपकी जो फ़ोटो है वो सही होनी चाहिए, जेंडर सही होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सही होना चाहिए, हत्ता कि हर एक चीज़ जो उसके अंदर मांगी गई है वो सही होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। हाई स्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि ही मान्य होगी। तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपके 10th के सर्टिफिकेट के आधार पर ही जो है वो मानी जाएगी। और आगे कहा जाता है कि अभ्यर्थी के अहर अनहर होने के संबंध में आयोग का निर्णय ही अंतिम होगा। अब इसके अंदर कितना शुल्क रखा गया है, कितना आवेदन शुल्क है वो आपके सामने है। एक बार इसको देख लेते हैं कि सामान्य वर्ग के लिए 2000 है, EWS के लिए 2000 है, OBC के लिए 2000 है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए ये फीस 1000 रुपये यहाँ पर रखी गई है। इसके अलावा जो बैंक के चार्जेस हैं वो अलग से आपको देने होंगे। जो बैंक के चार्ज हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं कि किसका क्या चार्ज है, उसको साथ मिला करके आपको ये फ़ीस जो है आपको यहाँ पर सबमिट करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर इसी बात के बाद कहा गया है कि अभ्यर्थी आवेदन शुल्क में भुगतान के आधार पर दिए गए ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क को जोड़कर कुल जमा राशि हेतु आवेदन जमा करें। निर्धारित शुल्क के अलावा कोई भी राशि मान्य नहीं होगी। और ये कह रहे हैं कि अगर आप आउट ऑफ यूपी हैं और आप आरक्षण श्रेणी से आते हैं, जैसे कि आप SC या ST हैं, अगर आप यूपी के नहीं हैं, तब आपको जनरल कैटेगरी में ही अप्लाई करना होगा। आप अनारक्षित श्रेणी में ही गिने जाएंगे, तब आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा अगर आप यूपी से बाहर के हैं। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और ये रिक्तियों का विवरण यहाँ पर दिया गया है, इसको आप देख सकते हैं। तो रिक्तियों के बारे में जो है हम पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं, बहुत अच्छे से आपने इसको देख लिया होगा। अब बात आती है कि अधिकतम आयु तथा वेतनमान क्या है। तो यहाँ पर अधिकतम आयु बताया जा चुका है कि 62 वर्ष है। अंतिम तिथि यानी कि 10 अगस्त 2022 तक जो है वो 62 वर्ष होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और मिनिमम जो रहती है वो 21 साल रहती है। और आगे दिया गया है, लेकिन मिनिमम का यहाँ पर कोई उल्लेख नहीं है, अधिकतम का ही उल्लेख किया गया है। तो अधिकतम आयु 62 साल है। और इसका जो वेतनमान है वो है 15,600 से 39,000
₹100 और जो ग्रेड है वो है 6000। यहाँ पर अगर यहाँ पर बात की जाए 7वें वेतन आयोग के अनुसार कितना है, तो 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग जो होगा वो आपका बेसिक होगा 57,700 और जो आपका ग्रेड पे होगा वो होगा ये 6000 का। तो ये आप अच्छे से इसको भी जान लीजिएगा। अब यहाँ पर आगे दिया गया है कि आरक्षित श्रेणी के आवेदक के हेतु कुछ निर्देश हैं। तो उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करें। अगर आप यूपी से हैं तो आपको अपनी जो श्रेणी है, चाहे वो EWS है, चाहे वो OBC है या SC ST है या और दूसरी कोई है, वो आपको ज़रूर उल्लेख करना पड़ेगा। यहाँ पर साफ लिखा है कि अवश्य ही अंकित करें। और आगे कह रहे हैं कि एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट जो अधिक लाभकारी होगी दी जाएगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, OBC तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित दिव्यांगजन को जो उत्तर प्रदेश के राज्य के मूल निवासी नहीं है, उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है। कोई भी आरक्षण का लाभ जो मिलेगा वो सिर्फ उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को मिलेगा। आउट ऑफ यूपी के आरक्षण वासियों को कोई भी लाभ आरक्षण का नहीं मिलेगा। और उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जैसी भी स्थिति हो कि श्रेणी में आने वाले व्यक्ति के पुत्र या पुत्री तथा वह उनका परिवार सामान्यतः उत्तर प्रदेश में निवास करता हो। अब एक बात और आती है, जो महिला अभ्यर्थी होती हैं जो कि शादीशुदा होती हैं, तो उनके बारे में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है कि वो अपना जो सर्टिफिकेट है आरक्षण वाला वो किसके तरफ से बनवाएं। तो इसके बारे में भी बिल्कुल उल्लेख कर दिया गया है। यहाँ पर आप उसको ध्यान से देखेंगे। ऐसी महिला अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र जिसमें उनके उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति की पत्नी होने का उल्लेख मान्य नहीं होगा। अगर कोई महिला अभ्यर्थी आउट ऑफ यूपी की है और उसकी शादी यूपी के किसी अभ्यर्थी से हो जाती है, तब उसकी जो शादी है वो कोई भी ऐसी महिला जो उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति या जनजाति की श्रेणी में आने वाले किसी व्यक्ति के साथ में शादी कर लेती है जो कि उत्तर प्रदेश की नहीं है, तो उसको जो है कोई भी आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश की इस भर्ती में नहीं मिलेगा। ये याद रखना, क्योंकि जो महिला अभ्यर्थी है उसका जो जाति प्रमाण पत्र है वो उसके पिता की ओर से बनेगा, यानी कि पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही महिला अभ्यर्थियों के लिए मान्य होगा। तो ये जो मामला है वो सभी तरह की महिलाओं के लिए लागू होता है। ये याद रखना इसके अंदर कि बहुत से ऐसा होता है कि जो आप पति होता है उसकी तरफ से जाति प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं, तो ये मान्य नहीं है। आरक्षण का लाभ लेने के लिए यहाँ पर पिता पक्ष की ओर से ही महिलाओं को जाति प्रमाण पत्र निर्गत कराना होगा। ये चीज़ बहुत अच्छी से समझ लीजिएगा। बहुत ज़्यादा इसके बारे में परेशानी होती है और वो उससे सवाल करते हैं। इसके बारे में सबसे कड़ा मसला ये नज़र आता है। इसी तरह से यहाँ पर कहा गया है, आगे अगर हम बात करें 5.5 में, उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति के पुत्र या पुत्री तथा वह अथवा उनका परिवार सामान्यतः तो उत्तर प्रदेश में निवास करता हो, ऐसी महिला अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र जिसमें उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति की पत्नी होने का उल्लेख मान्य नहीं होगा। महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। तो महिला अभ्यर्थी खासतौर से ध्यान देंगे जो आरक्षित श्रेणी से हैं, उनका जाति प्रमाण पत्र पिता पक्ष की ओर से ही निर्गत होगा। तो अब आगे चलते हैं। अगर कोई शारीरिक रूप से विकलांग का दावा करता है तो उन्हें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनका जो आवेदन के साथ प्रमाण पत्र है कार्मिक विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निर्गत है। ये उनके लिए ज़रूरी है। और ऐसे अभ्यर्थी जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति अन्य OBC के आरक्षण के अंतर्गत नहीं आते हैं तथा जिन्होंने आर्थिक रूप से कमज़ोर EWS वर्ग में होने का दावा किया है, उन्हें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके द्वारा आवेदन के साथ प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर वर्तमान तिथि का बना हुआ निर्गत हो, तभी मान्य होगा। उत्तर प्रदेश के आर्थिक रूप से कमज़ोर अभ्यर्थियों को ही उक्त वर्ग का लाभ अनुमन्य होगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप डिटेल में समझ लीजिएगा कि जो आपका EWS वर्ग के होने का जो सर्टिफिकेट है, उन्हें जो है इस आवेदन के साथ जो प्रमाण पत्र दिया गया है उसी प्रारूप पर बनवाना है। इसको ध्यान रखिएगा कि ये जो है नवीनतम होना चाहिएगा ए तर्ज आवेदन के साथ, यानी कि इस आवेदन के साथ प्रमाण पत्र जो दिया गया है इसका जो प्रारूप है यहाँ पर ये दिखा है
वर्तमान तिथि का बना हुआ निर्गत हो तभी मान्य होगा। ये याद रखना। अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं यूपीएससी के विज्ञापन संख्या 51 के तहत, तब आपको EWS वर्ग का सर्टिफिकेट जो आयोग की तरफ से इस विज्ञापन के साथ प्रारूप मुहैया कराया गया, उपलब्ध कराया गया है, उसी के आधार पर बनवाना चाहिए और जो कि इस आवेदन के साथ में लगाया जाना है। ये याद रखना। तभी आप आवेदन करें जब आपके पास इस निर्धारित प्रारूप पर, जो कि इस विज्ञापन के साथ दिया गया है, आपका EWS वर्ग का सर्टिफिकेट बन जाए। इसको अच्छे से समझ लीजिए। फिर एक बार बता देता हूँ कि अगर आप EWS वर्ग में आते हैं, तब आपको जो अपना EWS का सर्टिफिकेट है इस आवेदन पत्र के साथ दिए गए प्रारूप पर पहले बनवाना है। उसके बाद आपको इसमें आवेदन करना है। इसके बारे में अगर कोई और जानकारी आपको समझनी हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिएगा। और आगे दिया गया है यहाँ पर, जो अभ्यर्थी केंद्रीय राज्य की सरकार में सेवारत हैं, तो इसके बारे में ये है कि अगर आप गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में पहले से जॉब कर रहे हैं किसी भी पोस्ट पर, तब आपको वहाँ से NOC लेनी अनिवार्य है। जब आपका इंटरव्यू होगा तब आपको NOC मूल रूप में वहाँ पर ले जानी ज़रूरी होगी। और आगे यहाँ पर इन्होंने कहा है कि ऐसे पुरुष महिला अभ्यर्थी जो विवाहित हैं तथा जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नियां या पति, अथवा ऐसे महिला पुरुष अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरुष महिला से विवाह किया है जिसके पहले से ही एक जीवित पति है, पात्र नहीं समझे जाएंगे, बशर्ते कि राज्यपाल महोदय द्वारा उक्त प्रतिबंध से मुक्ति प्रदान न कर दी गई हो। और एक बात और यहाँ पर है, आवेदन पत्र में अभ्यर्थियों द्वारा संशोधन अंतिम रूप से आवेदन पत्र सबमिट करने से पूर्व ही किया जा सकता है। आवेदन पत्र एक बार सबमिट हो जाने के उपरांत किसी भी प्रकार का संशोधन आयोग द्वारा नहीं किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। तो इसके बारे में समझ लीजिएगा कि अगर कोई आपसे त्रुटि हो जाती है और आप फॉर्म को सबमिट कर देते हैं, तब आपको उसके अंदर संशोधन का कोई मौका नहीं मिलेगा, आपको दोबारा से फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर आप सबमिट करते हैं और आपको कोई त्रुटि नज़र आती है तो आपको फॉर्म दोबारा सबमिट करना होगा, इसमें कोई संशोधन की गुंजाइश नहीं होगी। इसी के साथ साथ अगर आपके खिलाफ कोई केस दर्ज है किसी थाने में या किसी न्यायालय में, तो उसका उल्लेख करना भी आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और आप पकड़े जाते हैं, आप वहाँ पता चलता है, तब आपको जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, आपका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। और अनिवार्य शैक्षिक योग्यता आप यहाँ पर देख सकते हैं अपने अपने विषय के अनुसार। मास्टर डिग्री होनी चाहिएगी 55% मार्क्स के साथ में। इसके अलावा आपके पास होना चाहिएगा UGC नेट सेट सिलेट या PhD की डिग्री। इसके अलावा अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो उस रिजर्व कैटेगरी के तहत आपको जो है जितने भी परसेंट का यहाँ पर जो है वो 5% का जो है आरक्षण मिलता है, तो वो आप देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ पर ये दिया गया है। तो ये सब भी जो है आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सितंबर 1991 से पहले के मास्टर हैं और मास्टर डिग्री आपके पास में है, तो वहाँ भी आपको 5% का जो है यहाँ पर 55% से जो है 5% की छूट आपको दी जाती है। बाकी जो है डिटेल आप यहाँ पर इसके बारे में देख सकते हैं। ज़्यादा बात हम इसके अंदर यूँ नहीं करेंगे क्योंकि जो वीडियो है बहुत लंबी हो जाएगी। तो अब आगे यहाँ पर हम बात करें अगर, तो सब्जेक्ट दिए गए हैं और उनके बारे में दिया गया है कि अपना संबंध विषय कौन कौन से हैं, ये सब आप मूल विज्ञापन में देख सकते हैं। और इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो आता है कि आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया क्या है। तो इसके बारे में भी हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि आपके पास अपना वैध मोबाइल नंबर, वैध ईमेल आईडी होनी चाहिए पंजीकरण के लिए। और पंजीकरण पर जो है आपके पास OTP आएगा, उसके बाद आप दोबारा से साइन करने के बाद में आगे बढ़ेंगे। उसी के बाद ये फॉर्म का जो पूरा डाटा है वो वहाँ पर आपका भरना होगा। तो एक बार फिर आपको बताता चलता हूँ कि आपका जो फ़ोटो है वो JPG एवं PDF फॉर्मेट में जो है वो आपके डॉक्यूमेंट्स जमा होंगे। और जो आपका फ़ोटो है वो 30 KB से 50 KB के बीच होगा। आपके जो साइन है, आपके जो हस्ताक्षर हैं वो 30 KB से 40 KB के मध्य होने चाहिए। और बाकी जितनी भी बातें हैं आप सब यहाँ से देख सकते हैं कि जन्म तिथि का जो प्रमाणन है तो हाई स्कूल के प्रमाण पत्र, ये वो चीज़ें हैं जो आपको आवेदन
करते समय जो है वो वेबसाइट पर अपलोड करने हैं। संबंधित विषय के स्नातकोत्तर उपाधि की अंक तालिका, न्यूनतम अर्हता हेतु स्लेट, नेट, जेआरएफ, पीएचडी प्रमाण पत्र, आरक्षित श्रेणी की सत्यापन हेतु नवीनतम तिथि का बना हुआ जाति प्रमाण पत्र, महिला अभ्यर्थी पिता पक्ष का बना हुआ जाति प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे। दिव्यांगजन अभ्यर्थी दिव्यांगजन का प्रमाण पत्र जिसमें दिव्यांगजन का प्रतिशत न्यूनतम 40% होना आवश्यक है। और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र भी अपलोड करना जरूरी है। उक्त प्रमाण पत्र अपलोड करने के उपरांत अभ्यर्थी से उनके विरुद्ध न्यायालय, विवाद, एफआईआर आदि संबंध में सूचना तथा किसी प्रतियोगी संस्थाओं द्वारा परीक्षाओं से वंचित करने व सेवा में कभी दंडात्मक कार्रवाई होने अथवा होने संबंधी प्रश्नों का उत्तर देना होगा। और इसके बाद में ये सारी बातें यहाँ पर दी गई हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रीव्यू पे आप जाएंगे। प्रीव्यू के बाद में अगर आपको कहीं उसमें गड़बड़ नज़र आती है तो आप एडिट बटन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद जब पूरी तरह से आप देखें कि हाँ सही है, तब आप सबमिट जो बटन है उसको प्रेस करेंगे। और एक बार सबमिट होने के बाद आवेदन पत्र में कोई बदलाव नहीं होगा। एक बार फिर बता दूँ, अगर किसी तरह से आपका जो फॉर्म है उसमें आपको त्रुटि नज़र आती है तो आपको दोबारा से भरना होगा। बाकी जो है यहाँ पर ये फ़ीस के बारे में दिया गया है कि कब तक आपको जमा करनी है, और इसके बाद आगे की बात ये सब आप यहाँ पर इसको भी देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि लिखित परीक्षा संबंधित जो निर्देश हैं उसके बारे में। जो आपका एडमिट कार्ड है जो सेंटर, उसके जो सूचना है वो आपको अखबारों के ज़रिए, एसएमएस के ज़रिए से जो है आपको ईमेल के माध्यम से दे दी जाएगी, ऐसा आयोग का कहना है। और ये सारी बातें यहाँ पर चल रही हैं कि आपको जो है एग्ज़ाम के लिए क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर आप कुछ गड़बड़ करते हैं तो आपको डिबार घोषित किया जा सकता है। तो ये सब बातें हैं। अब ये बात आती है आगे यहाँ पर कि चयन का क्या आधार होगा। तो चयन का आधार लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार है, रिटर्न और इंटरव्यू के आधार पर होगा। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा। लिखित परीक्षा हेतु एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र सामान्य ज्ञान एवं संबंधित वैकल्पिक विषय का होगा। लिखित परीक्षा के लिए निर्धारित 200 अंक, सामान्य ज्ञान के 60 प्लस, वैकल्पिक के लिए 140 एवं साक्षात्कार के लिए 30 अंक होंगे। तो ये देखना है यहाँ पर कि जो प्रश्न होंगे वो कुल मिलाकर के 100 होंगे। 30 जो क्वेश्चन होंगे वो आपके जीके से होंगे और आपके जो सब्जेक्ट के हैं वो 70 क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा, दोनों में 200 प्लस 30, 230 प्राप्त अंकों के आधार पर योग्यता क्रमानुसार चयन सूची निर्गत की जाएगी। प्रश्न पत्र में कोई ऋणात्मक मार्किंग नहीं होगी। ये पॉइंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा कि इसके लिखित परीक्षा में, असिस्टेंट प्रोफेसर की लिखित परीक्षा में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। बहुत से साथी पूछते हैं कि क्या निगेटिव मार्किंग है, तो आपको बता दूं कि कोई भी निगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं रखी गई है। तो उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। और अधिमानता के बारे में यहाँ पर दिया गया है। और अब बात करते हैं कि महिला अभ्यर्थी क्या पुरुष कॉलेजों के लिए अप्लाई कर सकती है। तो एक बार यहाँ पर बात कर लेते हैं। अभ्यर्थी विज्ञापित समस्त महाविद्यालयों को अधिमानता वरीयता क्रम इंगित कर सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में निदेशक उच्च शिक्षा द्वारा आवंटित महाविद्यालयों ने स्वीकार करना होगा। पुरुष अभ्यर्थी महिला महाविद्यालयों को अधिमानता वरीयता क्रम में इंगित ना करें, अन्यथा किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा। महिला अभ्यर्थी महिला एवं पुरुष दोनों प्रकार के महाविद्यालयों के लिए अधिमानता वरीयता क्रम इंगित कर सकती हैं। जो महिला हैं वो पुरुष और महिला दोनों कॉलेज के लिए जो है अप्लाई कर सकती हैं। और महिला महाविद्यालयों की रिक्ति के समान ही महिला अभ्यर्थियों का चयन होने पर उन्हें सर्वप्रथम महिला महाविद्यालयों में नियुक्ति हेतु संस्तुत किया जाएगा। अर्थात महिला महाविद्यालयों की यदि 5 रिक्तियों के प्रति केवल 5 ही महिला अभ्यर्थियों का चयन हुआ है तो उन सभी महिला अभ्यर्थियों को महिला महाविद्यालयों के सापेक्ष नियुक्ति हेतु संस्तुत किया जाएगा। यदि रिक्ति से अधिक महिला अभ्यर्थियों का चयन होता है तो उस स्थिति में रिक्ति से अधिक महिला नियुक्ति होने पर योग्यता क्रमानुसार रिक्ति से अधिक महिलाओं को सशिक्षा महाविद्यालयों में अधिमानता देने का अधिकार होगा। इस पॉइंट को आप समझ लीजिएगा। अगर रिजल्ट में इतनी ही महिलाएं क्वालिफाई होती हैं जितने के पद हैं तो उनको सिर्फ महिला महाविद्यालय मिलेंगे। अगर कट ऑफ के ज़्यादा महिला अभ्यर्थी इसमें आ जाती हैं तब उन महिलाओं को सशिक्षा महाविद्यालय में भी नियुक्त किया जा सकता है। और आगे है यहाँ पर अभ्यर्थियों के नियुक्ति हेतु महाविद्यालयों का आवंटन शिक्षा निदेशक उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा किया जाएगा। तो दोस्तों जो मोटी मोटी बातें थी आपके आवेदन से संबंधित वो सब हमने इसके अंदर बताने की कोशिश की है। तो बाकी जो बातें हैं आप यहाँ पर स्वयं भी देख सकते हैं।
लेकिन अगर आपको फिर भी कोई इसके अंदर प्रॉब्लम नज़र आती है, आपकी कोई बात समझ नहीं आती है, आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। एक चीज़ इसके अंदर और है कि साक्षात्कार के लिए क्या क्या निर्देश हैं। तो साक्षात्कार के लिए निर्देश आपके सामने यहाँ पर आते हैं। साक्षात्कार के लिए जनरल, EWS और OBC वर्ग के लिए 800 रुपये फ़ीस है, और SC और ST अभ्यर्थियों के लिए 400 रुपये के जो है ये साक्षात्कार शुल्क यहाँ पर रखा गया है। और इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर शो करेंगे ऑनलाइन में, वो सब आपको जो यहाँ पर दिया गया है, ये सब आपको साक्षात्कार के समय लेकर के जाने होंगे। अब एक चीज़ आती है कि इसमें लिखा जा रहा है कि आपको जो है एक शपथ पत्र जो है वो देना होगा। तो शपथ पत्र आपको बनवाना भी है, जो कि इस आवेदन के साथ ही जो है प्रारूप दिया गया है, लेकिन आपको जो सबमिट करना है वो साक्षात्कार के समय ही, जब आपको बुलाया जाएगा तब आपको ये सबमिट करना होगा। तो यहाँ पर ये कुल रिक्तियों की संख्या दी गई है, और उसके बाद जो कुल रिक्तियाँ हैं विषयवार विद्यालयों के अंदर, वो सब दी गई हैं। ये सब आप देख सकते हैं। ये सब जो है महाविद्यालयों के अनुसार कौन में किस सब्जेक्ट की कहाँ पर जो है वो रिक्ति है, किस कैटेगरी की है, ये सब दिया गया है। ये सब आप इसके अंदर देख सकते हैं। बाकी इसके लिए हमारी तरफ से पहले भी वीडियो बनवाई जा चुकी है। तो अब वो बात करते हैं आगे चलकर कुछ प्रारूपों के बारे में। ये उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप है, और उसके बाद उत्तर प्रदेश की OBC जाति वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप दिया गया है। और उसके बाद हम आगे चलते हैं तो EWS वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए प्रमाण पत्र का जो प्रारूप है वो दिया गया है। और आगे फिर हम चलते हैं तो विकलांग जनों के लिए प्रमाण पत्र का प्रारूप यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं। इसी पर बनवाना आपको ज़रूरी है। और फिर आगे दिया गया है परिशिष्ट 5 में उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के लिए प्रमाण पत्र का प्रारूप। और फिर हम आगे चलते हैं तो ये आपका उनके लिए हैं जो आपको PhD या DPhil की डिग्री सर्टिफाई जो करेंगे, उन रजिस्ट्रार के लिए है जहाँ से भी आपने PhD की है 2009-2016 में। तो 2016 और 2009 के रेगुलेशन के तहत जिनकी PhD है, तो ये सब आप यहाँ पर देखेंगे। तो 2009-2016 के जो रेगुलेशन के तहत PhD डिग्री होल्डर हैं, तो उनको इस प्रारूप पर सर्टिफाई कराना है रजिस्ट्रार से। और आगे अगर हम चलते हैं सबसे आखिर में परिशिष्ट 7 पर, तो शपथ पत्र दिया गया है जो आपको बनवाना है, और ले करके जब आपका साक्षात्कार होगा वहाँ पर आपको साक्षात्कार के दिन इसको सबमिट करना होगा। ये आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और UPSC संबंधित दूसरी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको कोई भी परेशानी होती है, कोई बात समझ नहीं आती है, तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जा कर के कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।